हाँ जी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। ये जो कंसेप्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का रिपीटेडली बहुत बार पूछा गया है। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 6 में हमने जो रेफरेंस लिखा वो मई 29 आप 2019 आपके पास में है, ठीक है। लेकिन मैं 19 में तो आया ही है, लेकिन इसका कंसेप्ट रिपीटेडली बार बार पूछा गया है। आपके पास में एक और क्वेश्चन दिखाऊँ तो 2005 से ये चीज़ रिपीट होती जा रही है। 2005 में भी ऐसा ही सेम क्वेश्चन पूछा गया था आपके पास में नवंबर 2005, जो भी क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है। वैसे सेम कंसेप्ट है तो ये क्वेश्चन लेने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इस क्वेश्चन का ड्राफ्टिंग जो है वो थोड़ा डिफरेंट था, इसलिए मैंने उसको ऐड कर दिया। वैसे सिमिलर क्वेश्चन हम यहाँ पे ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, सीधी सी बात है। सिर्फ अमाउंट चेंज करके अगर क्वेश्चन है तो सीधी सी बात है, उस पर प्रैक्टिस बार बार करने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक बार कंसेप्ट समझ लेते हैं तो आपके पास में क्लियरिटी हो जाती है। तो कंसेप्ट वहाँ पे और यहाँ पे सेम है। बेसिकली थोड़ी बहुत ड्राफ्टिंग चेंज थी, तो 2005 का जो है क्वेश्चन वो भी मैंने यहाँ पे ऐड करवा दिया, ठीक है। अभी तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। 2000 जो 5 नवंबर 2005 का क्वेश्चन है वो तो देख लेंगे आपके पास में जब आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कहता है कि कोई RM स्टील लिमिटेड करके कोई कंपनी है, नाम तो बदलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नाम में कुछ है नहीं। मेन आगे बढ़ते हैं। कहता है कि 10 लाख रुपीज़ की इनको ज़रूरत है, रिक्वायर्ड 10 लाख रुपीज़। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं न्यू प्लांट का, तो उसके लिए उनको रिक्वायरमेंट है कुछ फंड की, 10 लाख रुपए। कहते हैं 3 उन्होंने फाइनेंशियल प्लानिंग कर रखी है कि इस तरीके से हम 10 लाख रुपए उठा सकते हैं। 3 अल्टरनेटिव से, बेसिकली 3 मेथड से, आपके पास में 3 प्लान है, ऐसा कह सकते हैं। मेथड, अल्टरनेटिव प्लान्स वगैरह यूज़ होते रहते हैं वर्ड, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है आपके पास में। तो यहाँ पे प्लान कहा है तो प्लान भी हो सकते हैं, अल्टरनेटिव भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमें ये कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। कहता है कि अल्टरनेटिव नंबर 1 या फिर प्लान नंबर 1 क्या कहता है। कहता है कि कंपनी जो है ये 10 लाख रुपए की जो ज़रूरत है, कहते हैं इक्विटी शेयर इशू करके ले लेगी। मतलब कि 1 लाख इक्विटी शेयर इशू करेगी 10 रुपये वाले, तो हो गया ना 10 लाख, काम खत्म। लेकिन कहता है कि सेकेंड अल्टरनेटिव भी है इन लोगों के पास। कहता है कंपनी एक काम करेगी, 50,000 इक्विटी शेयर इशू करेंगी 10 वाले, तो इससे तो 5 लाख रुपए मिले। रिक्वायर कितना है? 10 लाख रुपए। तो कहता है बाकी का, कहता है कि एंड करेगी 5,000 डिबेंचर 100 रुपये वाले, तो हो गया ना 5 लाख और 5 लाख, काम खत्म, 10 लाख रुपये। लेकिन डेप्ट इशू कर रहे हो, डेप्ट का एक पार्ट डिबेंचर लोन वगैरह आप इशू करते हैं, तो इस सीधी सी बात है उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो इंटरेस्ट रेट क्वेश्चन में गिवन होता है, देखिए यहाँ पे ज़रा कहता है 8% आपके पास में इंटरेस्ट रेट रहेगा, ठीक है। 8% आपके पास में क्या रहेगा? इंटरेस्ट रेट रहेगा, क्वेश्चन ने दे रखा है। इसके बाद कहता है कि कंपनी के पास तीसरा और एक प्लान है, इसके हिसाब से भी 10 लाख रुपए इकट्ठा करे जा सकते हैं। कहता है कि 50,000 जो है वो इक्विटी शेयर इशू करेंगे। ऑर्डिनरी शेयर का मतलब होता है इक्विटी शेयर। तो कहता है 50,000 10 रुपये वाले इक्विटी शेयर इशू कर देंगे तो 5 लाख रुपए तो यहाँ से मिल गया। बाकी के 5 लाख कहाँ से लाएंगे? कहता है प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे इस बार। तो प्रेफरेंस शेयर पे तो डिविडेंड पे करना पड़ता है एक आपके पास में, बेसिकली फिक्स पीरियड के टाइम पीरियड पे ऊपर। तो कहता है डिविडेंड का रेट 8% है, ठीक है। अब कहते हैं कि जो RM स्टील लिमिटेड है, जो ये कंपनी है, उनके पास डिफरेंट तरीके के EBIT है। कहता है एक तो आपके पास में 20,000 है, ये आपके पास में ऑलरेडी एक्सपेक्टेड EBIT ही गिवन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपके पास में। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपके पास में गिवन है और एक्सपेक्टेड EBIT है, कुछ भी नहीं कहा हो तो एक्सपेक्टेड EBIT ही आपके पास में मानेंगे। तो कहता है 20,000 रुपीज़ है, 40,000 रुपीज़ है, 80,000 रुपीज़ है, 1,20,000 है और 2 लाख है। अब देखिए ये क्वेश्चन की खासियत यही है कि डिफरेंट केसेस में ये जानना चाहता है कि अगर हमारा EBIT 20,000 होता तो, 40,000 होता तो, 80,000, 1,20,000 और 2 लाख, ऐसे 5 केसेस आपको दिए हैं। तो कहना का मतलब ये है कि सारे प्लान्स, तीनों के तीनों प्लान्स को आपको पाँचों के पाँचों केसेस में डाल के आपको आंसर देना है। तो आंसर बड़ा हो जाता है, बेसिकली ये 10 नंबर तक का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो 8 से 10 नंबर तक का ये क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में और वापस से रिपीटेडली पूछा जा सकता है, ठीक है। आप देख ही रहे हैं कि कितना रिपीट हो रहा है। 2005 में पूछा गया था, उसके बाद भी एक आध बार पूछा गया और उसके बाद 2019 में रिपीटेडली पूछा जाता है। पास्ट पेपर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते आपके पास में। रिपीटेडली यहाँ पे 2-3 साल के गैप के अंदर आपके पास में क्वेश्चन वापस से डाल दिए जाते हैं,
ठीक है। कहता है कि 5 केस के हिसाब से तीनों प्लान को अप्लाई करिए, मतलब कि तीनों के तीनों प्लान 20,000 के हिसाब से कैलकुलेट करिए, 40,000 के हिसाब से कैलकुलेट करिए, 80 के हिसाब से, 120 और 2 लाख के हिसाब से कैलकुलेट करना है। टैक्स रेट ऑलवेज क्वेश्चन में गिवन होता है कि कहता है 50% है, और कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ईपीएस। ईपीएस आपको यहाँ पे कंप्यूट करना है तीनों प्लान के हिसाब से, और बताना है कि कौन सा अल्टरनेटिव आप जो है रिकमेंड करेंगे, ठीक है, वो भी आपको बताना है, और रीज़न भी बता देना कि क्यों रिकमेंड कर रहे हो, ठीक है। ये रीज़न वगैरह तो बाद में बता देंगे। रीज़न तो सीधी सी बात है, जिसका ईपीएस सबसे ज़्यादा होगा वही आपके पास में बेस्ट माना जाएगा, सीधी सी बात है। सबसे पहले ईपीएस निकालना है। देखिए यहाँ पे फॉर्मेट का तरीका देखिएगा, आप फॉर्मेट किसी भी तरीके से बना सकते हैं, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने तरीके से बनाइए, लेकिन बेस्ट फॉर्मेट जल्दी जल्दी अगर क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हो, क्योंकि देखिए कैलकुलेशन बड़ी है और ये पूछा जाता है 8 से 10 नंबर तक का, तो कहीं ना कहीं इसकी कैलकुलेशन के आगे इसके मार्क्स कम है, ठीक है। इसलिए बेस्ट तरीका मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो यही फॉर्मेट से आप कैलकुलेशन करेंगे, ये आपके पास में फॉर्मेट है। कहता है कि तीनों प्लान के हिसाब से सेपरेट कैलकुलेशन कर दो, इनकम स्टेटमेंट हेडिंग दे देंगे, और फिर तीनों प्लान के हिसाब से एक फॉर्मेट बना लेंगे। 3 फॉर्मेट टोटल बनेंगे। इक्विटी के हिसाब से पहला प्लान तो इक्विटी का है, पहला प्लान सिर्फ और सिर्फ इक्विटी का है, दूसरा प्लान इक्विटी एंड डेप का है, और तीसरा प्लान इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर का है। ये इक्विटी लिखना एग्जामिनर को पता चलता है कि हाँ जी हम प्लान 1 के हिसाब से जो इक्विटी है उसका कैलकुलेशन यहाँ पे किया, ठीक है। तो 3 फॉर्मेट बना देना, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। 3 फॉर्मेट क्यों? क्योंकि 3 प्लान है। अगर 2 प्लान होते तो 2 फॉर्मेट में क्वेश्चन का सॉल्यूशन खत्म हो जाता, ठीक है। ये बहुत बेहतर तरीका है, आप इस तरीके से अगर एग्जाम में करेंगे फटाफट कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है। तो 3 प्लान है तो 3 फॉर्मेट बना लेना बेसिकली, और 3 आपके पास में प्लान है, 3 फॉर्मेट बनाएंगे। फॉर्मेट में कितनी कॉलम्स बनाएंगे? जितने आपको ईबीआईटी गिवन है, कितने हैं? 1 2 3 4 5 कॉलम बना देना, 5 कॉलम बना देना, और ईबीआईटी से स्टार्ट कर देना, कॉपी पेस्ट कर देना सबसे पहले ईबीआईटी। क्लियर है? सब में 3 कॉलम आपके पास में 5 कॉलम बनेगी और 3 फॉर्मेट बनेंगे। 3 फॉर्मेट देखिए, इक्विटी के लिए एक, इसके बाद इक्विटी और डेप के लिए, ठीक है, सेम फॉर्मेट बनाना है, और प्रेफरेंस और इक्विटी के लिए सेम फॉर्मेट, और 5 कॉलम बनानी है। और सबसे स्टार्टिंग में सबसे पहले तो कॉपी पेस्ट ही करना है, 20 40 80 120 और 2 लाख, ठीक है। ईबीआईटी कॉपी पेस्ट तीनों फॉर्मेट में कर देना है। उसके बाद क्या करना है? सबसे पहले तो रॉ मटेरियल ही तैयार करना है, जैसे कि मैं ऑलवेज कहता हूँ, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ईबीआईटी मिलेगा, ईबीटी में से टैक्स माइनस करो, ईएटी मिलेगा, उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करो, लेकिन इसमें प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तो ईएटी ही क्या बन जाएगा? अर्निंग फॉर इक्विटी, ठीक है। और डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करके आप आंसर निकाल लेंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे तो आपके पास में सारी चीज़ें हो जाएगी। तो कहते हैं आपके पास में कि ये चीज़ तो चलो हो जाएगी, फॉर्मेट 1 में कोई दिक्कत नहीं। कहता है कि सबसे पहले आप जो है यहाँ पे ईबीआईटी लिख देंगे। इंटरेस्ट होगा क्या? सीधी सी बात है, इक्विटी इशू कर रहे हो तो कभी भी इंटरेस्ट पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इंटरेस्ट की जगह कुछ भी नहीं है, देखिए। तो यही आपके पास में ईबीटी मिल जाएगा। टैक्स आपके पास में है 50% माइनस कर देंगे, आपके पास में अर्निंग आफ्टर टैक्स मिलेगा। इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस होता है, लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड तो क्वेश्चन में होगा नहीं, क्योंकि सिर्फ इक्विटी इशू करें हमने, और ना कोई एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है। तो वही क्या चीज़ बन जाएगी? इक्विटी फॉर अर्निंग फॉर इक्विटी बेसिकली। तो ये बन जाएगी, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर देंगे। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे मिलेंगे? ऑलरेडी क्वेश्चन नहीं दिया है 1 लाख शेयर से 10 रुपये वाले, तो नंबर ऑफ शेयर्स तो क्वेश्चन नहीं दिया, 1 लाख 1 लाख 1 लाख, तो 1 लाख 1 लाख 1 लाख लिख दिया, आपके पास में ईपीएस मिल गया। क्लियर है? आपके पास में ईपीएस आपके पास में मिल गया, ठीक है जी। ये चीज़ आपके पास में कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद सेकंड आपके पास में प्लान के हिसाब से 5 ईबीआईटी के लिए आंसर निकाल लेंगे ईपीएस। सेकंड प्लान क्या था? इक्विटी और डेप्ट इशू करेंगे, इक्विटी और डेप्ट इशू करेंगे। अब डेप्ट इशू कर रहे हैं तो इस बार तो आपके पास में इंटरेस्ट रहेगा। कितना होगा? कहता है 5000 डिबेंचर है 100 रुपये वाले इंटू 8%, तो यहाँ पे 5 लाख इंटू 8% मतलब कि 40,000 का इंटरेस्ट रहेगा। सारे केस में 40 लिख देंगे, ठीक है। इंटरेस्ट तो सेम ही रहना है, बस ईबीआईटी चेंज है आपके पास में, बाकी सारी चीज़ें तो सेम ही कॉपी पेस्ट करनी है। तो देखिए, सबसे पहले ईबीआईटी लिख दिया, डेप्ट इक्विटी में फॉर्मेट में ईबीआईटी सबसे पहले कॉपी पेस्ट कर दिया। अब इंटरेस्ट कितना है? 40,000, ठीक है, 8% के हिसाब से, तो 40 लिख दिया। माइनस करेंगे, आपके पास में क्या मिल जाएगा? अर्निंग बिफोर टैक्स। देख लीजिए, अर्निंग बिफोर टैक्स। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है, ये देखिए, कहते हैं इंटरेस्ट माइनस करने से अर्निंग बिफोर जो टैक्स है वो माइनस में आ गया, आपके पास में लॉस हो गया।
ठीक है। जब आपका EBIT 20,000 रहता है, इंटरेस्ट आपके पास में खर्चा ज़्यादा हो गया तो आपके पास में लॉस में आ रहा है। तो जब ध्यान रखिएगा कि जब लॉस में आंसर आता है EBIT EPS एनालिसिस के क्वेश्चन के अंदर, जब आपके पास में लॉस आ जाता है तो हम यहाँ पे टैक्स काटते नहीं है, ऐड करते हैं। बेसिकली नॉर्मली क्या होता है, माइनस टैक्स करना होता है, हम यहाँ पे ऐड करते हैं। बाकी आपके पास में ऐड करने से होगा क्या, ये अमाउंट जो माइनस में दिख रहा है वो बेसिकली कम हो जाएगा। पहले 20,000 था, टैक्स 50% ऐड कर देंगे, माइनस 20,000 कैलकुलेटर में लिखेंगे प्लस 50%। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगा कि आपके पास में प्लस 50% होगा, मतलब कि 10,000 ऐड करना है। बेसिकली 10,000 प्लस मतलब कि 20,000 माइनस लिख दिया आपने, कैलकुलेटर में लिखा हुआ है। प्लस 50% का मतलब होता है कि आपके पास में देखिए नॉर्मली क्या होता है, माइनस करना है टैक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। लेकिन इस तरीके से तो 30,000 आपके पास में हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं। यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आ जाते हैं कि अगर आपके पास में लॉस है, बेसिकली ये इनकम टैक्स में पढ़ के आ रहे होंगे कि जब आपके पास में लॉस हो जाता है तो यहाँ पे आपके पास में मिल जाता है, जब आपको लॉस होता है तो वहाँ पे मिलता है टैक्स सेविंग। ये वर्ड पढ़ा होगा, टैक्स सेविंग मिलती है। टैक्स सेविंग का मतलब होता है कि जब आपको लॉस हो जाता है तो आपको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, उल्टा लॉस पे जो टैक्स होता है बनता है वो आपको सेविंग के तौर पर दे दिया जाता है। मतलब कि आपको उस पर कोई टैक्स नहीं पे करना, बल्कि आपको उसका जो टैक्स मिलता है उसका बेनिफिट लेना है। मतलब कि 20,000 का लॉस हुआ है, इसका 50% करें तो 10,000 टैक्स मिलता है। ठीक है, टैक्स आपके पास में बनता है जो कि आपको माइनस करना चाहिए था, लेकिन इसमें टैक्स सेविंग होगा और आपके लॉस को कम किया जाएगा बेसिकली। तो इतना याद रखिए कि जब भी आपको लॉस हो जाता है और उस पर टैक्स कैलकुलेट करना है तो लॉस को आपको कम करना है टैक्स से, क्योंकि लॉस पे आपको टैक्स सेविंग मिलती है। जैसे प्रॉफिट पे आपके पास में टैक्स काटा जाता है, टैक्स पेइंग आपके पास में जब हो उसे वर्ड कहते हैं टैक्स पेइंग। जैसे कि यहाँ पे देखिए 80,000 40,000 कटा, आपके पास में बेनिफिट है, प्रॉफिट है 40,000 का। ठीक है, यहाँ पे लॉस है, यहाँ पे प्रॉफिट है। प्रॉफिट पे टैक्स पेइंग होता है, मतलब कि वहाँ पे टैक्स काटा जाता है और आपके पास में प्रॉफिट मिलता है। लेकिन जब लॉस होता है 20,000 का, यहाँ पे लॉस है, तो वहाँ पे टैक्स सेविंग होता है, टैक्स सेविंग। सेविंग का मतलब होता है कि आपके लॉस को कम कर देना है, जितना टैक्स बनता है उतने से कम करना है। कहता है 10,000 का यहाँ पे टैक्स बनता है, 20,000 इंटू 50% 10,000 का टैक्स बनता है। लेकिन 10,000 काटना नहीं है, उल्टा आपको लॉस को कम करना है बेसिकली। तो 20,000 में 10,000 ऐड कर देना है, मतलब कि 10,000 हो गया लॉस, लॉस कम कर दिया आपके पास में। ठीक है, और उसे डिवाइड बाय कर देंगे नंबर ऑफ शेयर से, आपके पास में काम खत्म। प्रेफरेंस डिविडेंड तो है नहीं, इसलिए डायरेक्टली नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे, आपके पास में EPS आ जाएगा। लेकिन EPS माइनस में आ रहा है, क्यों? क्योंकि टैक्स सेविंग के बावजूद आपके पास में क्या आ रहा है सर, माइनस में ही अर्निंग आफ्टर टैक्स आ रहा है। ठीक है, और अर्निंग आफ्टर टैक्स ही अर्निंग फॉर इक्विटी बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास में प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, तो ये वही चीज़ हो जाएगी। यहाँ पे कहता है कि ज़ीरो हो गया, तो ज़ीरो तो सीधी सी बात है, EPS ही ज़ीरो हो जाएगा आपके पास में। यहाँ पे आपके पास में प्लस में आंसर आ रहा है, तो यहाँ पे EPS प्लस में आएगा। इम्पोर्टेंट यही पॉइंट था जो मुझे पढ़ाना था इस क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे टैक्स सेविंग का कंसेप्ट आ जाता है। कहता है कि जब लॉस हो जाता है तो उस पर बनने वाला टैक्स जो है वो आपको माइनस नहीं करना है, उल्टा ऐड कर देना है, ताकि आपका लॉस कम हो जाए, लॉस कम करना है बेसिकली। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बस काम खत्म। ठीक है, इसके बाद तो आपके पास में प्रेफरेंस इक्विटी का एक कंसेप्ट है। प्रेफरेंस इक्विटी में सेम कंसेप्ट आपके पास में अप्लाई होता है। कहता है कि ऐसा है कि EBIT तो कॉपी पेस्ट क्वेश्चन से करेंगे, इंटरेस्ट होगा क्या, आंसर इज नो, कोई डेप्थ नहीं है तो इंटरेस्ट नहीं बनता। यहाँ तो प्रेफरेंस और इक्विटी है तो इंटरेस्ट का तो कोई नामो निशान नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। इसके बाद 50% आपके पास में टैक्स कटेगा, तो 50% टैक्स काटेंगे। ठीक है, तो आपके पास में आंसर आएगा। अब यहाँ पे वही कंसेप्ट आ जाता है। कहता है कि प्रेफरेंस डिविडेंड आपके पास में लिखेंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड कितना बनेगा, तो सीधी सी बात है, क्वेश्चन में गिवन है। कहता है 5,000 शेयर से 100 रुपये वाले, मतलब कि 5 लाख रुपये, उस पर 8%, तो 5 लाख इंटू 8% कितना होगा, 5 लाख इंटू 8% मतलब कि 40,000। लीजिए 40,000 आपके पास में प्रेफरेंस डिविडेंड के नाम पे माइनस करना है, तो माइनस कर दिया सब में। अब सीधी सी बात है, देखिए पहले दो केस में ऐसा है कि अर्निंग कम है, डिविडेंड आपके पास में खर्चा ज़्यादा है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे आंसर देखिए माइनस में आ जाएगा, 30,000 और 20,000, तो माइनस में आ सकता है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। जब हमारे पास में इनकम कम होती है और खर्चा ज़्यादा कर देते हैं तो ऑब्वियसली आपकी अर्निंग माइनस में चली जाती है, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे टैक्स का कोई बात नहीं होता, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड ऑलवेज आफ्टर टैक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे टैक्स का कोई झंझट नहीं है,
डिबेंचर में थोड़ा सा टैक्स में ध्यान रखना है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपके पास में। अर्निंग फॉर इक्विटी आ गया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर कर दीजिए, 50,000 इक्विटी शेयर्स है, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स में ऑलवेज इक्विटी ही लेना होता है बेसिकली, तो इक्विटी शेयर्स ले लेंगे, आपके पास में ईपीएस आ जाएगा, ठीक है। ईपीएस आपके पास में आ जाएगा और यहाँ पे हम लिख देंगे यहाँ पे कि कौन सा बेस्ट माना जाएगा। तो देखिए सबसे पहले तो माइनस में ईपीएस होता है, उसे तो कंसिडर करना ही नहीं है, ठीक है। तो कहते हैं कि प्लान नंबर 1 में अगर सबसे ज़्यादा ईपीएस की बात करें तो वो है आपके पास में कब, जब आपका ईबीआईटी 1,20,000 हो, ठीक है। जब आपका ईबीआईटी 1,20,000 हो तब बेस्ट प्लान है आपके पास में ये प्लान नंबर 1। और यहाँ पे तो आप देखिए तो कोई भी आपके पास में इनकम हो, क्योंकि ईपीएस आपके पास में सब में प्लस ही आ रहे हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब प्लान नंबर 2 में देखिए, प्लान नंबर 2 में ऐसा है कि आपका ईबीआईटी जो है वो 20,000 नहीं होना चाहिए, ये तो कैंसिल ही कर दिया क्योंकि ईपीएस आपके पास में है नहीं। तो कहते हैं कि ईपीएस आपके पास में माइनस में चला जाता है, तो प्लान नंबर 2 में रिकमेंडेशन क्या होगा, या तो आपका ईबीआईटी 40,000 हो या फिर उससे ज़्यादा हो तो ही चलेगा। क्लियर है आपके पास में, 40,000 हो या फिर उससे ज़्यादा हो, उससे कम नहीं होना चाहिए, ये प्लान नंबर 2 कहता है। ओके, प्लान नंबर 3, प्लान नंबर 3 ये कहता है सर जी कि आपका ईबीआईटी 40,000 से ज़्यादा ही होना चाहिए, मतलब कि 80,000 हो या फिर 1,20,000 या फिर 2 लाख हो, लेकिन ये दो नहीं होना चाहिए क्योंकि माइनस में ईबीआईटी, ठीक है, माइनस में ईपीएस है, सॉरी। तो ईपीएस माइनस में मतलब कि माइनस वाले तो चीज़ें नहीं होगी। तो अगर यहाँ पे निष्कर्ष निकाले तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते कि प्लान नंबर बी में ऐसा है कि आपका जो ईबीआईटी वो 80,000 से ज़्यादा ही होना चाहिए तो ही चलेगा, क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो है, ईपीएस ज़ीरो होता है तो भी रिकमेंडेड नहीं होता। तो प्लान नंबर बी आपके पास में, सॉरी प्लान नंबर ये आपके पास में कौन सा है, 3 सी है आपके पास में। तो रिकमेंडेशन क्या रहेगा सर, अगर हम बात करें रिकमेंडेशन की, ठीक है, एडवाइस की, ठीक है, एडवाइस की अगर बात करें हम यहाँ पे एडवाइस, तो एक एक करके सारे चीज़ों को कंक्लूड करते हैं। कहता है कि प्लान नंबर 3 क्या कहता है, पहले प्लान 3 की बात कर लेते हैं। कहता है कि आपका ईबीआईटी जो है 80,000 रुपीज़ से ज़्यादा ही होना चाहिए, ठीक है, 80,000 से ज़्यादा ही होना चाहिए, 80,000 भी नहीं होना चाहिए, 80,000 से ज़्यादा होना चाहिए बेसिकली, तो ही आपके पास में ये प्लान नंबर 3 अप्लाई हो सकता है बेसिकली, ठीक है जी। ये चीज़ आपके पास में क्लियर है। ओके, इसके बाद ऊपर प्लान नंबर 2 की बात करें तो कहता है कि आपके पास में 40,000 से ज़्यादा होना चाहिए, 80,000 होगा तो भी चलेगा क्योंकि 40,000 पे ज़ीरो और उससे कम जाएंगे तो ईपीएस आपके पास में ज़ीरो है। तो प्लान 2 का कहना है 80,000 भी होगा तो भी चलेगा और 80,000 से ज़्यादा मतलब कि 40,000 से ज़्यादा होना चाहिए आपके पास में। ओके, तो प्लान नंबर 2 कहता है ईबीआईटी आपके पास में 40,000 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। और प्लान 1 क्या कहता है, प्लान 1 ये कहता है कि आपके पास में कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे तो सारे ईबीआईटी, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई भी ईबीआईटी हो सारे दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास में कोई भी ईपीआईटी हो, ईपीएस आपके पास में पॉजिटिव आ रहा है। हाँ, हाईएस्ट की बात करें तो 1,20,000 2 लाख पे हाईएस्ट आ रहा है, सॉरी 2 लाख पे आपके पास में हाईएस्ट आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ तो आपके पास में क्लियर है। अब देखिए कंक्लूजन कैसे देना होता है, समझिएगा। कहते हैं कि 80,000 से ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा प्लान नंबर 3 कहता है कि 80,000 से ज़्यादा होगा तो हमें सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एक बार के लिए 80,000 से ज़्यादा मतलब कि ये दो प्लान है ना, उसमें आपको देखना है सब में कि सबसे ज़्यादा ईपीएस किस में है। लास्ट 2 प्लान में, लास्ट 2 ईबीआईटी में सबसे ज़्यादा आपके पास में कहते हैं कि आपके पास में सबसे ज़्यादा ईपीएस किस में मिल रहा है। तो सबसे ज़्यादा ईपीएस देखते हैं कि सर यहाँ पे 0.4 है, 1.2, ओके। इसके बाद कहता है यहाँ पे आपके पास में 0.8 है, 1.6 है, अभी तक तो 1.6 ही सबसे ज़्यादा है, इसमें देखते 0.6 है और 1 है। तो कहता है कि देखिए हमने कंक्लूजन निकाला है कि अगर आपके पास में ईबीआईटी 1,20,000 या फिर 2 लाख है ना, तो आपको जाना चाहिए प्लान नंबर 2 पे, आपको जाना चाहिए प्लान नंबर 2 पे जब आपका ईबीआईटी बेसिकली 80,000 से ज़्यादा है, हम ये कह सकते हैं। तो हमारा कंक्लूजन यहाँ पे ऐसा है कि सर 80,000 से ज़्यादा है ना, तो आप प्लान 2 में जाएंगे तो बेहतर है, ठीक है। कहता है ईबीआईटी 80,000 से आपका ज़्यादा है तो प्लान 2 में ही जाइए,
ठीक है, वही बेहतर प्लान है प्लान 2, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो सर लास्ट में भी इनका बढ़िया 1.6 तीनों प्लान के हिसाब से, और यहाँ पे भी आप देखें तो 0.8 सबसे ज़्यादा है। तो सब में, दोनों प्लान में आपके पास में मार्क कौन दे देता है, प्लान नंबर 2 ही बेस्ट है। तो कहता है 80,000 से ज़्यादा है तो प्लान 2 में ही जाना, क्योंकि कोई भी EBIT आपका 1,20,000 हो या फिर 2 लाख हो, आपका ज़्यादा EPS उसमें ही है। ठीक है, कहता है कि मान लीजिए 80,000 ही हो तो आपका EPS 80,000 हो, तो फिर तो हम कहेंगे 80,000 हो तो कहता है प्लान 1 और 2 दोनों ले लीजिए, क्योंकि 0.4 दोनों में सेम ही आंसर आ रहा है। तो कहता है अगर आपका EPS 80,000 है, ठीक है, EPS 80,000 है, तो प्लान 1 एंड 2 कोई भी आप ले लीजिए। ठीक है, प्लान 1 और 2 और लिख दीजिएगा, और ठीक है, और सही लगेगा, और 2। ठीक है, ये एडवाइस आपके पास में एग्जाम में ये लिखना है। और कहता है 80,000 से अब क्या बचा, 80,000 से कम रहा तो, ठीक है, 80,000 से आपके पास में कम रहा तो सीधी सी बात है, देख लेते 80,000 से कम मतलब कि ये दो प्लान, यहाँ पे तो माइनस में, इसे तो कंसिडर करना ही नहीं, यहाँ पे माइनस है 0, इसे भी कंसिडर नहीं करना, यहाँ पे हाँ प्लान नंबर 1 सिलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे पॉजिटिव आंसर आ रहा है। तो कहता है प्लान 1, लो जी काम खत्म। तो ये चीज़ समझ में आई। आपके पास में एडवाइस एग्जाम में ये लिखना है, आपके पास में जो मैंने लिखवाया ये आपको एडवाइस लिखनी है एग्जाम में। ठीक है, इसे सेंटेंस फॉर्म में आपको लिखना है कि इफ़ EBIT इज़ मोर देन 80,000 देन प्लान 2 में जाइए। 80,000 ही है तो प्लान 1 और 2 में रहिए, क्योंकि प्लान 3 तो रिकमेंडेड है ही नहीं कहीं पे भी। देखिए कहता है एक तो प्लान 3 वैसे ही माइनस में 0 में चल रहा था, बस प्लस में आया तो कहता है 1,20,000 और 2 लाख पे, लेकिन उससे ज़्यादा तो दूसरे प्लान अच्छे हैं, तो दूसरे प्लान को हमने दे दिया नाम। कहते हैं 80,000 पे ये प्लान 3 तो वैसे ही नाम बदनाम है, प्लान 3 तो कभी भी सिलेक्ट करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि रिकमेंडेड ही नहीं। जहाँ पे वो प्लस में EPS दे रहा है बेसिकली यहाँ पे, तो उससे ज़्यादा तो दूसरे प्लान दे रहा है आपको। ठीक है, तो ये प्लान नंबर 3 तो कहीं पे भी सिलेक्ट ही नहीं हो रहा है, देख रहे हैं 1 एंड 2 ही आपके पास में बेस्ट है। और कहता है 80,000 से ज़्यादा है तो 2 बेस्ट है, 80,000 से कम है तो 1 आपके पास में बेस्ट है, और 80,000 है तो कोई भी लीजिए, क्योंकि दोनों का आंसर सेम है 0.40 0.40। तो क्या बात समझ में आ रही है? इस तरीके से आपके पास में लिया जाता है क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब वापस से एक बार क्वेश्चन रिपीट होने वाला है, 2005 का मैं कराऊंगा। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट को यहाँ पे थोड़ी बहुत भी दिक्कत हो रही है, 2005 का जो क्वेश्चन कराऊंगा वहाँ पे भी आप मेरे साथ देख लेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे भी आपके पास में क्लियर हो जाएगा आपके पास में पॉइंट। ठीक है, तो आपके पास में चीज़ें क्लियर हो जाएगी। क्लियर है आपके पास में? ठीक है।